हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पॉलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो है संविधान का संशोधन। तो संविधान के संशोधन की बात संविधान में भाग 20 में की गई है और ये इसका आर्टिकल है 368। 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। अब इसमें बात की जाए कि संविधान का संशोधन है वो कैसी प्रक्रिया है। तो हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के समान ना तो आसान है और ना अमेरिका के समान अत्यधिक कठोर, यानी कि वो दोनों का सम्मिश्रण है, यानी ना ही अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। तो अब बात की जाए कि संविधान का संशोधन, तो हमारे उसमें संविधान में दिया गया था कि संविधान का संशोधन कर सकते हैं, पर क्या संसद को ये अधिकार है कि वो कुछ भी संशोधित कर सकता है? क्या वो न्यायपालिका की शक्ति परिवर्तित कर सकता है? क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ छीन सकता है? तो वहाँ पे केशवानंद भारती मामले में एक केस आया था 1973 में। क्या संविधान को यह अधिकार है कि वह कोई भी शक्तियाँ परिवर्तित कर सकता है? तो वहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के जरिए मूल ढांचे से संबंधित कोई भी चीज़ को वो परिवर्तित नहीं कर सकता। यानी एक मूल ढांचा बनाया गया कि ये संविधान का मूल ढांचा है, ये सब चीज़ मूल ढांचे के अंदर आती हैं, तो आप इसको नहीं परिवर्तित कर सकते हो। यानी कि संविधान संशोधन आप कर सकते हो पर मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया कंटिन्यू होती है, कैसे चलते हैं संविधान में संशोधन। तो सर्वप्रथम संसद में कोई भी किसी भी सदन में, यानी राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी सदन में इस विधेयक को लाया जा सकता है और इसे लाने के लिए, इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री या गैर सरकारी सदस्य कोई भी ला सकता है और इस विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व आवश्यकता नहीं होती, यानी उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और विधेयक को लाने के लिए फिर उसको पारित करवाना होता है दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना होता है, यानी 50+, और यह बहुमत जो है 50+, 50 से अधिक सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यानी 50% तो वो होगा ही, बहुमत से पारित होगा, लेकिन जितने सदस्य वहाँ पे हैं, कुल सदस्य संख्या, यानी जो सदन की सदस्यता है, जितने सदस्य हैं टोटल, उनका 2/3 बहुमत होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं विधेयक को अलग अलग पारित कराना होता है, यानी कि लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। दोनों को एक साथ संयुक्त बैठक द्वारा नहीं पारित कराया जा सकता है। और यह संघीय व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक जो भी संशोधन के लिए आएंगे, उनको संशोधन कराने के लिए उनमें राज्यों के विधानमंडलों में दोनों बहुमत से पारित होना चाहिए। हमें पता है कि राज्यों में विधानमंडल होती हैं, तो वहाँ पे भी इसको बहुमत से पारित कराना होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। जब दोनों से पहले लाया गया, फिर बहुमत से पारित कराया गया, पारित होने के बाद राज्य मंडल, अगर वो राज्यों से संबंधित या संघीय व्यवस्था से संबंधित हो तो राज्य विधानमंडलों में भेजा गया, वहाँ से पारित होके आया। फिर इन सब की प्रक्रिया के बाद वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, या तो ना देखो, वो राष्ट्रपति उस विधेयक को ना तो अपने पास रखेगा और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा। यानी वो विधेयक को केवल और केवल अपने साइन कर सकता है, साइन उसको मारना होता है, मोहर लगाना होता है और उसको एक विधेयक से अधिनियम बनाना होता है उसको। तो इस तरह हमने देखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। तो अब देखते हैं संविधान संशोधन के प्रकार क्या होते हैं। तो संविधान संशोधन 368 में दो प्रकार की व्यवस्था की गई है, दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये संसद होते हैं विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के साधारण बहुमत संस्तुतिकरण के द्वारा। तो अब हम देखते हैं, वैसे तो 368 में 2 ही आते हैं, लेकिन ऐसे देखेंगे तो संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत यानी 50+, और एक होता है विशेष बहुमत यानी कि 50+ प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, और तीसरा हो गया विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत में 2/3 प्लस राज्यों के विधानमंडल हो जाए, जो संघीय व्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक में होता है। अब हम देखते हैं संसद के साधारण बहुमत में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन में
वो आराम से संसद नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, वो संशोधन करना है, कर लिया। नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम परिवर्तन में कभी कभी देखते हैं कि राज्यों का नाम परिवर्तित होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम पहले था संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत का बदल के यूपी करा गया उत्तर प्रदेश। तो उस प्रकार समझ में आता है कि कैसे नाम परिवर्तित हुआ, क्योंकि संसद में गया और 50% से उसको पारित कर दिया गया। और राज्य विधान परिषद का निर्माण है, उसकी समाप्ति हमें पता है आर्टिकल 169 के तहत ये वाला दिया गया है कि संसद को अधिकार है, वो समाप्त भी कर सकता है, बना भी सकता है। और दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित नियम बना सकता है वो। और इनकी शक्तियों को वो बढ़ा ही सकता है, ये सब, इसमें कटौती नहीं कर सकता है। उसको ये भी बाउंडेशन लगाइए कि कटौती नहीं कर सकता, केवल वो बढ़ाएगा ही। संसद में गणपूर्ति यानी कि 1/10 सदस्य होने ही चाहिए वहाँ पे, तो उसकी संख्या को ऊपर नीचे कर सकता है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, हमें पता है संसद ही निर्धारित करती है कि उसके सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या होंगे। चलो हम देखते हैं आगे और क्या कर सकती है। तो संसद में प्रक्रिया नियम बना सकती है अपने संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेष अधिकार दे सकती है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कैसे होना है या नहीं होना है उसका अधिकार इसके पास है। उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अवर न्यायाधीश यानी अतिरिक्त जो न्यायाधीश लगते हैं उनकी संख्याओं का निर्धारण ये कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना यानी शक्तियों को बढ़ा ही सकता है। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, जैसे हमें पता है CAA लाया गया तो वो आराम से उसको पारित कर दिया गया संसद से, क्योंकि इसमें दिया ही गया कि उसको साधारण बहुमत से आराम से पारित कराया जा सकता है नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की शक्ति है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण है। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण उसके अंदर ही है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन इसके ही हाथों में होता है, यही इसके अंडर में आता है, यही निर्धारण यही देखता है। और है 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यही देखता है। 6ठे अनुसूची में 4 आते हैं देश, इसको हम देखते हैं इसको ATM से, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड मणिपुर, तो ये आते हैं। तो इन राज्यों में जो प्रशासन का अधिकार है वो संसद के पास है। अब देखते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या पारित होता है। तो हमें पता है विशेष बहुमत में सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि 50% और 2/3 बहुमत, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या इस तरह के संशोधन में देखो 3 तरह की टॉपिक हैं। एक तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, दूसरा DPSP से रिलेटेड, और वे सभी तत्व जो प्रथम यानी कि साधारण बहुमत द्वारा और तृतीय यानी कि राज्यों की स्वीकृति बिना जो होंगे, जो संबंध नहीं होंगे वही इसमें आ जाएंगे, यानी कि विशेष बहुमत में आ जाएंगे। तो इसमें तो इसका बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तत्व इसमें और इसमें नहीं आते, तो वे सब विशेष बहुमत द्वारा पारित कराए जाते हैं। थर्ड है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो राज्यों की स्वीकृति एक लेना अनौपचारिक क्रिया होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ राज्यों ने नहीं दिया, यानी 50% से अधिक राज्यों ने नहीं दिया तो नहीं पारित होगा, ऐसा नहीं है। वो दें चाहे ना दें, अगर संसद में वो पारित हो रहा है तो वहाँ से उनकी स्वीकृति मिल जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। इसमें समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में इसकी प्रक्रिया, केंद्र राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, इसके लिए प्रक्रिया। तो इसकी भी प्रक्रिया के लिए अगर संविधान में संशोधन हो रहा है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि 368 को खुद अमेंड करना है, यानी संशोधन करने से पहले ही संशोधन में ही अमेंड करना है, तो उसके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो ये है संविधान संशोधन वो एक अच्छी प्रक्रिया के तहत बनाया गया, यानी साधारण प्रक्रिया, विशेष बहुमत और राज्यों के
राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। तो इस प्रकार सभी मामले इसके अंतर्गत आ जाते हैं।